वेलकम टू माय चैनल मेटामाइंड मैनेजमेंट। सॉरी मैं इतना लेट डाल रही हूँ क्वेश्चन पेपर, लेकिन बेटा इसमें कुछ भी इतना समझ में नहीं आ रहा था, ये बहुत ब्लर था, तो मैंने फिर ये टाइप करा है आप लोगों के लिए ताकि आप प्रिपेयर तो कर ही पाओ एटलीस्ट। तो 50 क्वेश्चंस थे, तो मैंने ये 50 आपके लिए यहाँ पे टाइप करके रख दिया। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पोर्टफोलियो रिस्क इज़ बेस्ट मेजर्ड बाय। देखो भैया, इसका आंसर सी और डी दोनों है। आप देखोगे कई साइट्स में आपको सी भी दिखेगा कि वेटेज एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिस्क, और कहीं पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिखेगा। लेकिन अगर मेरे से इन दोनों में से बेस्ट चूज़ करने को बोला जाएगा तो मैं सी ऑप्शन चूज़ करूँगी, वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिस्क। नाउ सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है मार्कोविट्स मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोर्टफोलियो थ्योरी इज। क्या मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था? ये ऑप्शन डी, इंसाइट अबाउट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियांस एंड को वेरियांस इन डिटरमाइनिंग पोर्टफोलियो रिस्क। नेक्स्ट, ओनिंग टू सिक्योरिटीज इंस्टेड ऑफ वन। कह रहा है दो सिक्योरिटी लो इंस्टेड ऑफ वन, एक की जगह, विल नॉट रिड्यूस द रिस्क, और वो रिस्क नहीं रिड्यूस करेगा। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब ये परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे एक दूसरे से। परफेक्टली पॉजिटिव मतलब क्या होता है? जब एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़े। तो अगर तुमने दो सिक्योरिटीज़ ली हैं और उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, तो रिस्क तो बेटा कहीं से कम नहीं हुआ। ठीक, तो इसी वजह से परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें रिस्क कम नहीं होता है। According to Markowitz, rational investors will seek efficient portfolio because these portfolios are optimal based on third, expected return and risk. नेक्स्ट कह रहा है द मार्कोविट्स मॉडल। देखो भैया, ये 3-4 बार यही मार्कोविट्स मॉडल बोला गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना कि मॉडल क्या था और इसने क्या बोला था। सो द मार्कोविट्स मॉडल अज्यूम्स मोस्ट इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स. According to Markowitz, an efficient portfolio is one that has the third option, largest expected return for a given level of risk. Seventh, portfolios lying on the upper right portion of the efficient frontier are likely to be chosen by एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि पोर्टफोलियो लाइंग ऑन दी अपर राइट पोर्शन। कह रहा है ऐसा कौन से लोग होते हैं जो मतलब जब प्राइसेस हाई होते हैं उस समय चीज़ों को खरीदते हैं, तो ऐसे एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं। द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इज द एफिशिएंट पोर्टफोलियो विद द हाईएस्ट यूटिलिटी. मार्केट रिस्क इज बेस्ट मेजर्ड बाय बीटा। मार्केट रिस्क बीटा से मेजर किया जाता है. बुक वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है. सो बुक वैल्यू इज ये वाला होगा, द अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ द फर्म एज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वैसे हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट, इफ़ अ मार्केट इज़ इनएफिशिएंट, अगर मार्केट इनएफिशिएंट है और कोई नई इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है सिक्योरिटी के बारे में, तो क्या फिर होगा? देयर विल बी अ लैग इन द एडजस्टमेंट ऑफ द स्टॉक प्राइस. Weak from market efficiency is compatible with technical analysis. The highest level of market efficiency is strong form efficiency. The weak form of the EMIH is supported if successively price changes over time are independent of each other. Next, the random walk hypothesis is most related to the weak form EMH. दो चीज़ें पता चल रही हैं. क्या? एक तो वो मार्कोविट्स मॉडल और दूसरा ये EMH. ठीक है, वीक फॉर्म EMH, ये ज़रूर देखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन फर्स्ट व्हेन द एसेट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी. लिक्विडिटी में बदलना क्या होता है? मतलब कोई चीज़ कितनी जल्दी कैश में कन्वर्टेबल है. तो सबसे पहली चीज़ ही है कैश इन हैंड. नेक्स्ट, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एसेट नोन एज. अगर कोई इन्वेस्टर एसेट में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज़ बोलते हैं. एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स विद द एम ऑफ अचीविंग एडिशनल इनकम इज नोन एज इन्वेस्टमेंट. डैश इज बेस्ड ऑन टिप्स, रूमर्स, अनप्लैंड एंड विदाउट नॉलेज. ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है? मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम रूमर्स के बेसिस में या अनप्लैंड या बिना नॉलेज के बेसिस में कर देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन, अनुमान लगाना. बाइंग लो एंड सेलिंग हाई, मेकिंग अ लार्ज कैपिटल गेन एसोसिएटेड विथ स्पेक्यूलेशन.
कह रहा है राइजिंग ऑफ प्राइजेस एंड फॉलिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर प्राइस राइज कर रहा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर रहा है तो इसको हम, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। डैश रिस्क कवर्स द रिस्क ऑफ मार्केट, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड परचेजिंग पावर रिस्क। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। 2-3 चीज़ें हो गई। जो हमारा मार्कोविट्ज मॉडल था, वीक ईएमएच क्या था? हाँ, वीक ईएमएच। एंड थर्ड इज आपका रिस्क एंड रिस्क के टाइप्स। ठीक, ये ज़रूर आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क ड्यू टू इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से रिस्क हो रहा है, फर्म के इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से किस में रिस्क हो रहा है? इंडस्ट्री में इफेक्ट पड़ रहा है और रिस्क हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। डैश एनालिसिस रिफर्स द स्टडी ऑफ द वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ अ फर्म बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। कह रहा है कि ऐसी कौन सी एनालिसिस है जिससे फर्क पड़ रहा है कंपनी के फ्यूचर में क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली? तो कंपनी की एनालिसिस है। नेक्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस इज यूजफुल टू फाइंड आउट द मार्केट फोर्सेस, to indicate the direction of the overall market, to analyze the economic activity of the government. None of the above. कह रहा है which type of market efficiency declares that current securities prices totally reflect all information equally, public and private. तो strong informations ऐसी होती हैं. The main objective of portfolio is to reduce. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पोर्टफोलियो का? क्या रिड्यूस करना? रिस्क को रिड्यूस करना. अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक बॉन्ड, शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो बोलते हैं. वो कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास बॉन्ड, शेयर, सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड सब कुछ होता है, एक जगह पे रिफ्लेक्ट होता है, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं. इन्वेस्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट टू अर्न रिटर्न्स. फंड का एम्प्लॉयमेंट असेट के ऊपर किस लिए? रिटर्न अर्न करने के लिए. ऐसा करना क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट. इफ स्पेक्यूलेटर कौन सा पर्सन होता है? जो हु इज विलिंग टू टेक हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न. क्यों? क्योंकि स्पेक्यूलेटर वो पर्सन होता है जो रूमर्स के बेसिस में अपने पैसे को लगाता है, तो वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ले रहा होगा हाई रिटर्न के लिए. जैसे आज इलेक्शन का रिजल्ट निकलना था तो पिछले 10 दिन में बहुत ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा. ये रिस्क लिया लोगों ने कि अगर जो गवर्नमेंट पहले से थी वही गवर्नमेंट आ जाती है तो स्टॉक प्राइस हाई जाएंगे, अदरवाइज लो जाएंगे. तो बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ होगा आज. नेक्स्ट कह रहा है सिक्योरिटीज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट. कह रहे हैं इनमें से कौन सी सिक्योरिटीज है जो मनी मार्केट में नहीं आती है? सो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ऐसा. कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं. द अंडर राइटर हैज टू टेक अप द एग्रीड पोर्शन ऑफ और कैन रिफ्यूज इट. डैश आर फिनेंशियल एसेट्स. कौन फिनेंशियल एसेट्स होते हैं? बोथ ए एंड सी. ए क्या है? बॉन्ड्स है और सी क्या है? स्टॉक है. नेक्स्ट, मोस्ट इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स विच मीन्स they will assume more risk only if they are compensated by higher expected return. मतलब अगर मुझे लगेगा कि रिस्क लेने से मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे तभी मैं रिस्क लूँगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क एवर्स. ट्रेजरी बिल्स आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज? अ 6 month ट्रेजरी बिल. कह रहा है प्रिफर्ड स्टॉक इशू इज क्यूमुलेटिव. दिस मीन्स अनपेड डिविडेंड आर नेवर रीपेड. मतलब अनपेड जो डिविडेंड्स होते हैं वो कभी भी रीपेड नहीं होते. द डैश इज अ विंडो थ्रू विच द इन्वेस्टर कैन सी द कंपनी. इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस. हम किसी कॉलेज का भी जाते हैं तो हमें प्रोस्पेक्टस मिलता है ना, उससे हम कॉलेज के लिए देख सकते हैं. वैसे किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस किसी कंपनी के बारे में बता देता है. A computerized trading network that matches buy and sell orders electronically entered by customers is a electronic network communication. The return component that gives periodic cash flows to the investor is known as yield. इसको हम क्या बोलते हैं? yield. Financial risk is most associated with the use of debt financing by corporation. Financial risk क्या होता है? ये associated किससे होता है? debt financing का use करना बाई कॉरपोरेशन. नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ओवरऑल मार्केट वेरिएबिलिटी. फिनेंशियल रिस्क ऐसा होता है. ये रिस्क के टाइप बेटा जरूर पढ़ लेना. नेक्स्ट, टोटल रिटर्न एज डिफाइंड इज मेजर्ड बाय. टोटल रिटर्न क्या होता है? मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल कैश फ्लोज रिसीव्ड बाय द अमाउंट इन्वेस्टेड. ठीक, इससे क्या निकलेगा? हमारा टोटल रिटर्न निकलेगा. फिर देखो मार्कोविट्स आ गया. डैश इज कंसर्न विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटीज रिटर्न. ये मार्कोविट्स डाइवर्सिफिकेशन है.
पोर्टफोलियो वेट्स आर फाउंड बाई कैलकुलेटिंग। कह रहा पोर्टफोलियो वेट कैसे फाउंड होता है, कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं द परसेंटेज ईच असेट इज टू द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। ठीक है। In order to determine the expected return of a portfolio, all of the following must be known except this one. All of the above must be known in order to determine the expected return of a portfolio. Next, which of the following is true regarding expected return of a portfolio? All of the above are true. It is a weighted average only for stock portfolio. It can only be positive. It can never be above the highest individual return. Next, company specific risk is also known as, इसमें 4 ऑप्शन ये है। पहला है मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, डाइवर्सिफिएबल रिस्क और आइडियोसिनक्रेटिक रिस्क। अब ये तुम सर्च करोगे तो ये दोनों रिस्क, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को हम डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं। तो बेटा अब इसमें से देख लो, यहाँ पे नॉन डाइवर्सिफिएबल होता तो ये वाला ऑप्शन डी होता है, लेकिन अभी तो ऑप्शन सी डी दोनों करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो हैज़ द लीस्ट रिडक्शन ऑफ रिस्क, किसमें सबसे कम रिडक्शन होता है रिस्क, यहीं पे दिख गया बेटा, जिसमें पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अभी पिछला क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, अ पोर्टफोलियो विद सिक्योरिटीज ऑल हैविंग अ पॉजिटिव कोरिलेशन विद ईच अदर। चलिए ये 50 क्वेश्चन हो गए। कोई टॉपिक पूछना हो तो बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।